पहला आर्टिकल हम ले रहे हैं, ये इंडियाज चॉइस इन द वर्ल्ड बिकमिंग बाईपोलर अगेन। तो ये जो है, इसको मैं पूरे आर्टिकल को नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ इसकी समरी बता रहा हूँ आपको क्या है एक्चुअल में पोजीशन, और उस पोजीशन के हिसाब से फिर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जिस चीज़ की बात कर रहा है, बाईपोलर का मीन्स है दो पार्ट में। तो पहले दो शक्तियाँ होती थी वर्ल्ड वाइड, हम देखें, एक यूएस होती थी, एक यूएसएसआर होती थी। यूएसएसआर होती थी, उसके साथ चाइना के रिलेशंस बड़े अच्छे थे। ईरान के, चाइना के, इन कंट्रीज़ का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। चाइना का भी झुकाव यूएसएसआर की तरफ है, मतलब रशिया की तरफ है। लेकिन यूएस जो है, यूएस का काम चाइना के बिना नहीं चलता है। तो पोलराइजेशन क्यों नहीं हो रहा? रशिया को वो अलग करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि यदि आज की तारीख में कोई compete कर सकता है तो दैट इज़ रशिया। रशिया को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है, उसके अंदर यूएस और अदर कंट्रीज जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इतना लंबा वार खींचने का मतलब ही नहीं था। वहाँ की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही है, सारी चीज़ हो रही है, लेकिन उनका मकसद केवल एक ये है, एनी हाउ रशिया जो है वो कमज़ोर हो जाए, और इसी दृष्टि से वो कर रहे हैं। लेकिन रशिया कमज़ोर यूँ नहीं हो रहा, क्योंकि रशिया को बैकअप मिल रहा है चाइना से, और चाइना के ऊपर जोर चल नहीं रहा यूएस का। यूएस का क्यों नहीं चल रहा? यहाँ चाइना दादागिरी कर रहा है, उस दादागिरी के अगेंस्ट इंडिया लामबंद हो रहा है। कहीं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, कहीं जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, इन सारे देशों के साथ हमने जो एक वो बनाया है, क्वाड बनाया है, और सारे नेशंस का जो ये बना है, हम धीरे धीरे ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं, और सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सिर्फ किसको कमज़ोर करने के लिए हो रही है? चाइना को। लेकिन चाइना कमज़ोर यूँ नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना की जितनी भी एमएनसीज है अमेरिका की, ज़्यादातर एमएनसीज का बिजनेस चाइना के अंदर है। चाइना के पास पोटेंशियल है, चाइना के पास लेबर सस्ती है, चाइना के पास रॉ मटेरियल सस्ता है, ठीक है। चाइना एशिया के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की मांग बहुत है, डिमांड बहुत है। यूएस से बनाकर वो चीज़ पूरे एशिया में सप्लाई करना उनके लिए बहुत महंगा है, चाइना में बनाकर वो सस्ता है। लेबर की वजह से, पावर्स की वजह से, वहाँ एम्प्लॉयज़ की वजह से, और रॉ मटेरियल की वजह से। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे सेमीकंडक्टर का 60% रॉ मटेरियल चाइना में ही प्रोड्यूस हो रहा है, और जो ये सेमीकंडक्टर्स डिवाइस आपके बनते हैं, गाड़ियों से लेकर मिसाइल तक सब में यूज़ होते हैं वो, तो आप अधूरे हो जाओगे, आपका काम ही नहीं चलेगा। तो चाइना एक ऐसी पोजीशन पे है कि यूएस ना तो उससे ब्रेकअप कर सकता है, और ना उसको पूरी तरह से उसकी समर्थन कर सकता है, क्योंकि यदि यूएस समर्थन कर देता है उसका, तो वो और उसके तो मनोबल बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें तो उस चीज़ को लेकर है। ये पूरा आर्टिकल है। तो इसके अंदर एक आप देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन आ रही है, ये 2 नेशंस एट ऑड बट स्टिल कनेक्टेड, ये जो टॉपिक है, ये कह रहा है कि 2 स्टेट्स हैं, जो नेशंस हैं वो अलग भी हैं और कनेक्टेड भी हैं। कनेक्टेड क्यों हैं? क्योंकि सारी इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी। बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट कर रहा है यूएस, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार होकर पूरे एशिया की मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है उनके ज़रिए। तो यदि उसको वहाँ से एमएनसीज पैसा खींच लेती हैं तो कहाँ लगाएंगी? एमएनसीज यदि पैसा खींचती हैं तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि आपकी ग्रोथ रेट क्या है? आप पैसा वहाँ लगाओगे ना जहाँ ग्रो करेगा। मान लो मैं पैसा लगाता हूँ तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा? मुझे पता है कि आज प्रॉपर्टी में पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, इन्वेस्ट करूँगा, या शेयर्स में करूँगा, जिस चीज़ में भी। तो मैं बैंक में ना रख के अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँगा? जहाँ से मुझे रिटर्न मिलेगा अच्छा। अब यूएस का जो ग्रोथ रेट है वो है 1.5 से 2% केवल, चाइना का है वो 6 और 7 के बीच में है। तो यदि अपने इन्वेस्टमेंट हम वहाँ करते हैं तो हमारा पैसा ज़्यादा ग्रो करता है। तो इसलिए उनकी मजबूरी है, वहाँ से कर देते हो तो कोई चारा बचता ही नहीं है। तो हर फ्रंट पे चाइना मजबूत है, इसलिए चाइना के साथ कोऑर्डिनेट करना यूएस की मजबूरी है। चाइना को रोकने के लिए एशिया के अंदर रशिया से उसकी पटती नहीं है, तो दूसरा कौन है? दूसरा भारत ही है। इसलिए अमेरिका सपोर्ट करता है इंडिया को।
लेकिन क्योंकि इंडिया ने पिछले कुछ दिनों से, यदि आप सिनेरियो को देखोगे, पिछले कुछ दिनों में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया यूएस की भी नहीं मान रहा है, अपने हिसाब से सारा काम कर रहा है। तो अब उन्होंने इस चीज को लेकर एक और इशू खड़ा कर दिया। आपने सुना होगा, जो पन्नू वहां का जो आतंकवादी था, खालिस्तान समर्थक था, उसको मारने में रेवाड़ी के एक लड़के का हाथ दिखा दिया। प्राणपुरा रेवाड़ी का एक लड़का है, वो पहले मिलिट्री में था, फिर कहा जा रहा है कि रॉ का वो है, और उसने उसको मारा है। तो इंडिया गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं करती। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सारा काम करती है। अभी इस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए इंडिया ने शो कर दिया कि इसका तो मार पिटाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, इसने किसी फायरिंग की थी, और वो केस है, लूट का केस बना हुआ है, और ये तो कोर्ट में था, तो कोर्ट के अंदर केस दिखा दिया। अब वो राम जाने वो सच है या झूठ है, पर डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव कर रहे हैं कि ये उस समय वहाँ नहीं था, ये यहाँ पर था ये बंदा। लेकिन चूंकि भारत के बिना अमेरिका का कुछ नहीं हो सकता, अब भारत, अमेरिका ने इस इशू को क्यों उठाया, इंडिया को दबाने के लिए। पहली बात, कनाडा में चुनाव होके चुके हैं, अमेरिका में चुनाव होने हैं, इसलिए इस इशू को उठाया है। जैसे ही चुनाव होंगे, सरकार बदलेगी, ये इशू खत्म हो जाएगा अपने आप ही। गवर्नमेंट क्या होती है, चुनाव के नज़दीक इन सारे इश्यूज को उठाती है, अपनी वो दिखाने के लिए कि हम इतने एक्टिव है, हम ये भी कर देंगे, वो कर देंगे, ताकतवर सरकार आएगी, ये सारी चीज़ दिखाने के लिए ये इशू उठाए जा रहे हैं। आप समझ रहे हो पॉलिटिक्स क्या हो रही है सारी चीज़ें। तो यहाँ इसमें आप देखो, दैट वॉज एन ईरा, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये दैट वॉज एन ईरा व्हेन यूएस एंड सोवियत यूनियन मार्शल्ड देयर सैटेलाइट स्टेट्स into their respective camps sundered by iron curtain। iron curtain मतलब बीच में पारदर्शिता थी ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। and complete to enlarge their nuclear arsenals। the end of the bipolarity coincided with the advent of globalization, heralding that unipolar movement which lasted a couple of decades and in which Washington enjoyed untrammeled global dominance in sphere political, military, economic and technological। इन सारी स्पेयर्स में यूएस ने अपना दबदबा बनाए रखा बाद में। बट द यूएस डिड नॉट रिमेन अनकंटेस्टेड इन एनी ऑफ द स्फेयर एनी लॉन्ग। अराउंड 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द specter of Beijing began to rise. China's peaceful rise over the last quarter of century, fueled by America investment in its industries and booming export trades in manufacturing goods, has rehauled the global order। ये जिस चीज़ की मैं जिक्र कर रहा था, ये वहाँ उस चीज़ की कह रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ उनकी डोमिनेंस जो है वो टूटती जा रही है। अब इंडिया क्या है, तेल भी उससे ले लिया, रशिया से हथियार भी ले रहा है, इजराइल से भी उसका रिलेशन है। तो अब इस चीज़ को लेकर ये कह रहे हैं कि इंडिया चॉइस, अब जो टॉपिक है वो समझो, इंडिया चॉइस इन द वर्ल्ड बिकेमिंग बाइपोलर अगेन। इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा हमारे रिलेशन चाइना के साथ, हमारे रिलेशन रशिया के साथ, हमारे एक तरफ इजराइल के साथ है तो ईरान के साथ भी हैं, हमारे यूएस के साथ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे दोनों कंट्री के साथ है, दोनों में टसल चल रही है, रशिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन से भी हमारे संबंध है, यूक्रेन इज ऑल्सो हेल्पफुल, होपफुल कि भाई हम उसकी मदद करेंगे और उसको मदद मिलेगी, ये सारी चीज़ें। तो उन चीज़ को लेकर है ये। तो इसके अंदर यहाँ पर एक है नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसको, आप पढ़ेंगे खुद ही। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, यहाँ पे देखो, डेमोक्रेसी, ये बट इवन यूरोपियंस आर नॉट बाइंग इनटू यूएस प्रेसिडेंट जियो बाइडेन डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑटोक्रेसी बाइनरी अमेरिकन इंस्टिंक्ट टू पैकेज all its vested interest in the crusade of democratizing the global have proven successful। ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ का अमेरिका की, उसको लेकर है ये। और तीसरा पढ़ोगे इसको लेके, द न्यू कैनवस ऑफ इंडो पैसिफिक।
तो जब इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि बाइपोलर होने जा रहा है वर्ल्ड या नहीं होने जा रहा है, उसके अंदर इंडिया की भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड सिनेरियो in relation to US, Russia, China and other countries, whether India is a deciding factor in making the world bipolar again, इसका आपने आंसर देना है, ठीक है। 300 से 400 शब्द में लिखना है, ठीक है। तो उसके अंदर आप पूरा एनालाइज करेंगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा। अब मेन बात ये है, ये आर्टिकल लिख कौन रहा है, लिख रहा है शशि थरूर। शशि थरूर ये अपोजिशन के बंदे हैं, लेकिन बीइंग अपोजिशन ऑल्सो, बीइंग इन अपोजिशन, ये इसके मेंबर भी है स्टैंडिंग ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें भी इनका रोल है, ठीक है। तो उसकी वजह से बंदा बड़ा सुलझा हुआ है, सारी बात कहता है, पर आपको अपने दृष्टिकोण से देखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल जो है इसके अंदर ये है असेंशियल बिजनेस प्रायोरिटीज इन चेंजिंग वर्ल्ड। इसको ऐसे समझ लो, इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ एक चीज़ आ रही है कंपनसेशन जिसको आप कहते हो। जैसे किसी की डेथ हो जाती है मोटर एक्सीडेंट के अंदर, मोटर एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो उसका भी कसूर नहीं है, मान लो गलती उसकी थी, बट बिकॉज ही इज इन द कैपेसिटी टू पे, कोर्ट क्या ऑर्डर करती है कि मरने वाले को आर्थिक सहायता आप देंगे, और वो अपनी जेब से ना देने पड़े इसलिए वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग इंश्योरेंस कवर, क्योंकि इंश्योरेंस पे कर देगी। तो इंश्योरेंस जहां वो ये नहीं देखती कसूर था नहीं था, इस आदमी गलती थी, ये थी, लॉस तो हुआ है ना जान का, तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी, इसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इंश्योरेंस कंपनी कैसे करेगी, हजारों लाखों गाड़ियों के प्रीमियम उनके पास आते हैं, हर एक गाड़ी पे एक्सीडेंट क्लेम नहीं होता, जिन पे होता है तो उनके पास बहुत मोटा पैसा बच भी जाता है और उस पैसे से वो क्लेम भी कर देते हैं, और उससे फ़ायदा किसका हो जाता है, ऑनर ऑफ व्हीकल जो है वो बच जाता है लाइबिलिटी से। जैसे कुछ दिनों पहले एक महेंद्रगढ़ में एक बस चल रही थी, प्राइवेट बस थी, तो उसने अपने बेटे को इंश्योरेंस कराने के लिए पैसे दिए और वहाँ भेजा। वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने कहीं निकल गया, टाइमली उसने पैसा जमा नहीं कराया, तो पॉलिसी इशू नहीं हो पाई। इशू तो हो गई थी लेकिन इफेक्टिव नहीं हो पाई वो पॉलिसी, और अनलकीली उस बस का एक्सीडेंट हो गया। तो करीब 23 करोड़ रुपए का उसके ऊपर वो पड़ गया, कंपनसेशन देना पड़ गया उसको। अब इंश्योरेंस होता तो ये सारी अमाउंट उसको देनी पड़ती। उस बंदे की बस भी बिकी, ज़मीन भी बिकी, और तो जाके वो लाइबिलिटी से मुक्त हुआ। तो यहाँ मैंने ये सारी बात क्यों बताई है कि जब G20 हुआ था तो G20 के अंदर अलग अलग सेल्स बने थे हमारे, तो यहाँ जिक्र कर रखा है इस आर्टिकल के अंदर B20। तो B20 वॉज बिजनेस 20, जैसे C20 था, C20 वॉज सिविल सोसाइटी 20, ऐसे करके Y20 था, Y20 वॉज यूथ 20। तो हमने सारे टॉपिक्स लिए थे, इन सारे टॉपिक्स को वहाँ एड्रेस किया गया था। साल भर तक ये पूरा चला था, अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, और बहुत सारे देश के जो भी उससे संबंधित राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो तो आए थे, उससे संबंधित जो मंत्री थे, जो सेक्रेटरीज थे स्टेट्स के, वो सारे आए थे और उन्होंने इस चीज़ में बात की थी। तो उसके अंदर भी सारी बात रखी थी। अब ये किस चीज़ को कंपनसेट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ इसके अंदर पूरा आर्टिकल आपको समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि जो ग्लोबल जो पूरा इंडेक्स है उसके अंदर इसका जो रोल है यूएस का, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो कार्बन उत्सर्जन कितना कर रहे हैं और बाकी कितना कर रहे हैं। तो इसमें कहीं आएगी फिगर, ऑलमोस्ट दैट इज अबाउट 57 to 60%। ये केवल डेवलप्ड कंट्री कह रहे हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, और बाकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका हिस्सा बहुत ही कम है। यदि पॉपुलेशन के हिसाब से लगाएं
तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो डेवलप्ड कंट्री है इनकी पॉपुलेशन तो इंडिया की पॉपुलेशन से भी बहुत कम निकलेगी। मेरे को लगता है कि 15-20 करोड़ में सारे सिमट जाएंगे, किसी की 6 करोड़ है, किसी की 5 करोड़ है, ऐसा ही है यूँ करके, ठीक है। लेकिन इंडिया की तो अकेली 140 करोड़ है और ऐसे ही चाइना की है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो 2009 के अंदर 8-9 के अंदर जो समिट हुआ था, पेरिस समिट हुआ था, उसके अंदर इन्होंने फैसला लिया था कि भी हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो इनका लाइफस्टाइल है उसमें बहुत अंतर है। बहुत अंतर कैसे है? उसके अंदर अंतर यहाँ इसलिए है कि अभी तक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली नहीं पहुंची है, बिना बिजली के ही काम कर रहे हैं अभी, और वहाँ बिजली का एक्सेसिव यूज़ है। यूएस के अंदर और कंट्रीज जो डेवलप कंट्री है उनके अंदर हर काम पूरा एसी एनवायरनमेंट है, एसी मकान बने हुए हैं, अननेसरी एसी चल रहा है। हमारे यहाँ आज भी लोग बाग इकोनॉमिक सोच रखते हैं कि एसी चलेगा तो सारे एक कमरे में सो जाओ भाई, सारे एसी नहीं चलाने, दिन में एसी नहीं चलाना, सवेरे नहीं चलाना, लेकिन वहाँ इन चीज़ों का नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, फिर आप कैसे योगदान दोगे? तो इन्होंने कहा है कि हम क्या करें, हम कंपनसेट कर देंगे। किनको कंपनसेट कर देंगे? इन डेवलपिंग कंट्रीज को कंपनसेट कर देंगे, और वो जो है वो अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी कर देंगे, वो कर देंगे। और या उन्होंने तो जैसे मान लो लाखों घरों में अब लाइट नहीं है, तो लाइट का हमें इंतजाम करना है, तो लाइट कैसे आएगी? या कोयले से आएगी, या हाइड्रो पावर से आएगी, या फिर ग्रीन पावर हो सकती है उसके लिए, या हाइड्रोजन पावर हो सकती है उसके लिए। तो सबसे सस्ती क्या पड़ती है? कोयला भट्टी। हमारे पास उसका रिसोर्सेज भी खूब है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में भी सस्ती है, और हम एक्सपर्ट भी हैं। ज़्यादातर हमारे जितने भी थर्मल पावर कैसे चल रहे हैं ऐसे चल रही हैं। तो वो कह रहे हैं भाई इसकी बजाय आप ऐसा करो कि अल्टरनेटिव सोर्स ले लो, जैसे सोलर ले लिया आपने, विंड एनर्जी ले ली, और ले लो कि जिनसे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता हो। ठीक है, ले लेंगे हम, लेकिन इनको लेने के लिए बहुत मोटा खर्चा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो कहाँ से आएगी? अभी तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा नहीं है उसको करने के लिए। ऐसे ही सो इज़ द केस विद अदर्स नेशन ऑल्सो, अदर नेशन ऑल्सो, उनके साथ भी यही वो है। तो अब करने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक कंपनसेशन की स्कीम निकाली, और इन्होंने कहा कि हम इतना आपको वो कर देंगे, पैसा हम आपको दे देंगे। तो ये अमाउंट यहाँ दे रखी होगी, कितना पैसा दे देंगे हम। और उसके अंदर ये अमाउंट आएगी, देख लेना आप, शायद $100 मिलियन के आसपास है। वो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? हाँ ये है ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग है, इससे पहले था एक अमाउंट। चलो वो आ जाएगी, देख लेना आप इसमें जो भी है। तो जो भी अमाउंट डिसाइड हुई थी, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं तो इसमें। तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम आपको मदद करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को। डेवलपिंग कंट्रीज ने एक प्रपोजल रखा कि आप मदद कैसे करो, टेलर मेड। आप सेक्टर्स मत डिसाइड करो कि इसी के अंदर मदद करेंगे, उसके अंदर आप डेवलप करो, आप टेलर मेड करो। टेलर मेड का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ जिस जिस जगह हमें लगेगा, जहाँ हमारी एक्सपर्टीज़ है, वहाँ वहाँ हम कम करेंगे उस चीज़ को। तो उसमें क्या है, जिस चीज़ में हम बेस्ट है वहाँ हम कर लेंगे। जैसे कहीं विंड एनर्जी का बन सकता है तो हाँ विंड एनर्जी लगा देंगे। जहाँ हमारे पास जैसे बहुत सारा रेगिस्तान पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सोलर के अंदर, जहाँ हीट प्रॉपर है। जहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ हम हाइड्रो लगा सकते हैं, इस तरह से करके। तो हम जहाँ जिस चीज़ में बेस्ट है उस चीज़ के अंदर करेंगे। आप एक चीज़ के अंदर हमें पर्टिकुलर करके पैसा मत दो, एक बात थी। और दूसरी इन्होंने कहा है ग्रांट के लिए कि हमें आप ग्रांट दो। और दूसरा कहा है कि ये जो डेवलपमेंट होनी चाहिए ये अलग अलग उसके अंदर होनी चाहिए। तो जैसे अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा आ रहा है, स्किल डेवलपमेंट का आ रहा है, स्किल के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और जैसे
उदाहरण के लिए हॉस्पिटैलिटी, MBA इन हॉस्पिटैलिटी, MBA इन टूरिज्म, ये नई नई फील्ड्स आ रही हैं उसके अंदर। तो ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि यदि आप हमें देना भी चाह रहे हो तो इसके अंदर जिक्र कर रखा है, यहाँ आप देखो कि ये कह रहे हैं कि ओवर 530 मिलियंस अकाउंट ओपन इन द लैंडमार्क जनधन योजना दैट सक्सेस एट द स्केल। तो इस तरह से और भी इस तरह का इससे शिक्षा लें, ये यहाँ कह रहे हैं। वर्ल्ड सिमिलरली अफ्रीका इंक्लूजन in G20 during the India presidency open up a wealth of new opportunities in the continent. It import the global business to expand their footprints in Africa. ये उस सारी की बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो बात कर रहे हैं, यहाँ भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, ट्रेड की, इन सारी चीज़ों की। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर हीरो होंडा की फैक्ट्री लगी थी धारूड़ा के अंदर। धारूड़ा के अंदर लगी थी तो धारूड़ा चारों तरफ उन्होंने क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बना दिया और दुनिया भर की फैक्ट्री आ गई, सोनी की आ गई, जिलेट की आ गई, सारी चीज़ें आ गई। लेकिन चूंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी हरियाणा की, वो कॉपरेट नहीं कर रही थी, अफसरशाही इतनी थी, इस डिपार्टमेंट से NOC लो, उस डिपार्टमेंट से NOC लो, यहाँ से करो, वहाँ से करो। और उसके अंदर दिक्कत क्या हुई कि लोगों ने, राजस्थान ने इस चीज़ को कैच किया और राजस्थान में बिल्कुल धारूड़ा से लगते हुआ इलाका जो भिवाड़ी का इलाका है, उसके अंदर सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया। सिंगल विंडो में से कहा कि सारी चीज़ें आपकी यहीं हो जाएंगी एक जगह ही, आपकी NOC पॉल्यूशन की भी यहीं मिल जाएगी एक ही छत के नीचे, आपकी DTP की भी, डाउन प्लानिंग की भी यहीं मिल जाएगी, और चीज़ों की भी यहीं मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की भी यहीं मिल जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम होते के साथ सारी जो थी, लखानी से लेकर जिलेट से लेकर जितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, वो सब कहाँ कर गई, ट्रांसफ़र भिवाड़ी में कर गई। और भिवाड़ी में जगह नहीं बची तो तुरंत उसने एक सेक्टर और बना दिया, थोड़ा सा आगे चल के नीमराना, बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप कर दिया और वहाँ जापान जोन बना दिया, जापान की सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ बुला ली उन्होंने। तो तुरंत इस चीज़ को कैच कर गए। हमारे मानेसर और धारूड़ा जो बहुत पहले बने थे, हमारी झोली में जो चीज़ आगे गिरी थी, वो यहाँ इनके ना ध्यान देने की वजह से, वो क्या था, टेलर मेड, कि आपका हम ख्याल करेंगे, आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सब हम प्रोवाइड कराएंगे। और उन्होंने करके दिया तो वो ग्रो कर गए। यहाँ भी उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उस तरह की जो है उन चीज़ों को इग्नोर ना किया जाए। जो ग्रांट से, दो चीज़ इसके अंदर जिक्र कर रखा है, एक लोन का कर रखा है, एक ग्रांट का कर रखा है। तो ग्रांट्स जो होती है वो डेवलपमेंट के लिए दी जाती है, वो वापस नहीं ली जाती, लोन वापस लिया जाता है। तो ये कह रहे थे कि क्या हो जाएगा यदि हम इन देशों पर फोकस करेंगे, इन देशों में पैसा लगाएंगे, तो उसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये जो है इनकी डेवलपमेंट सही तरीके से हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हो जाएगा। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर हो जाएगी, हमें स्किल्ड लेबर मिल जाएंगी और सारी चीज़ें। तो उस तरह से आप इसको पढ़ लेना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर इसलिए हो जाएगी कि कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है, कोई फॉरेन कंट्री से, US से कोई बंदा यहाँ करेगा, UK से यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, तो क्या चीज़ इंश्योर करेगा, स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और ज़्यादा भ्रष्टाचारी नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा, दंगे नहीं होने चाहिए, प्राकृतिक आपदाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ, यूपी के अंदर बढ़ गई। यूपी के अंदर थोड़ा सा माहौल सुधरा, इन्वेस्टमेंट दुनिया भर की आ गई, क्योंकि यूपी और तरीके से बहुत सही था, एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत सही था, एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत सही था, बहुत ज़्यादा फ्लड्स यूपी के अंदर नहीं आते, क्लाइमेट कोई इस तरह का अप एंड डाउन्स वहाँ नहीं है। तो फिर पॉपुलेशन पूरी है, लेबर सस्ती है, गवर्नमेंट स्टेबल हो गई, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट है। ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, सारी चीज़ इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करती है। और फिर इसके साथ गवर्नमेंट की मंशा, गवर्नमेंट ने इसे स्किल को प्रमोट करना शुरू कर दिया, टेलर मेड प्रोग्राम कैसे कर दिए, स्टार्टअप शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ने कह दिया 25 लाख तक का यदि आप करते हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसको कर रही हैं, ये एसेंशियल बिजनेस प्रायोरिटीज़ इन द चैलेंजिंग वर्ल्ड, दोनों स्फेयर से ने कर दी है। अब जैसे एक टाइम के अंदर इंग्लिश बहुत ज़्यादा वो थी, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन आज क्या है, AI का ज़माना है, सब अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। वैसे बच्चे से एक ड्राफ्टिंग के लिए कह दो एक लेटर बनाए, नहीं बना पाएगा 12th का बच्चा भी, एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत नज़र नहीं आती।
आज एआई के अंदर सारी चीज़ें, लेकिन एआई को भी डेवलप करने के लिए ब्रेन्स चाहिए। एआई भी अपने आप से नहीं होगा, और एआई इज़ नॉट द सॉल्यूशन। यदि एआई डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को हमें दोबारा फोकस करना पड़ेगा। यदि आम आदमी एआई पे डिपेंडेंट हो गया तो, और एआई जो ब्लंडर करता है वो पूछो मत। मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, मैंने एआई से उसको कर दिया, उसने बीच बीच के अंदर ऐसे सेंटेंस डाल दिए, मतलब बिना सिर पैर के, उनका अर्थ ही कुछ और निकल रहा था। क्योंकि एआई ने तो क्या किया, कलेक्ट किया है। एआई कहाँ से कलेक्ट करेगा? करेगा तो हमसे ही। एआई अपने आप से थोड़ी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरह से करके आप देख लेना कि वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, इंडियन वो क्या है, और जिस चीज़ के ऊपर हम कर रहे थे इसके अंदर लास्ट पैराग्राफ के ऊपर यहाँ बात कर रहे हैं, ये ना मेंटरिंग सोशल टेक स्टार्टअप्स, सोशल टेक यहाँ वर्ड आ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन विद डेवलपिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जिसको स्टेम कहते हैं। टैलेंट शुड बी टेकन अप बाय कॉरपोरेट्स इन मिशन मोड, उनको ट्रेनिंग देना, उनको करना। अब यहाँ नीचे देखो, इसमें द सस्टेनेबिलिटी मिशन is the fourth priority of business as the world accelerates towards net zero transmission। ठीक है, ट्रांजिशन। तो नेट जीरो किसकी बात कर रहे हैं? ये नेट जीरो कर रहे हैं कार्बन की, पॉल्यूशन के लिए। फेयर एंड जस्ट क्लाइमेट पॉलिसीज कैन इनेबल बिजनेस टू वर्क टूवर्ड्स कार्बन मिटिगेशन। तो ये कौन सी है? इसमें सबसे पहले पावर सेक्टर आएगा। हम चाइना के साथ रिलेशन क्यों कर रखे हैं हमने? चाइना के साथ ईवी प्रोडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के अंदर चाइना की बड़ी भारी भूमिका रही है। और आज इंडिया कम से कम स्कूटी वगैरह में तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक में आ ही चुका है, कार वगैरह में आ चुका है, सस्ती भी पड़ती हैं वो, पॉल्यूशन भी नहीं है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं है, वियर एंड टीयर भी नहीं है। तो इसलिए तो फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एंटरप्राइजेज एंड पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टू अलाइन विद नेट जीरो टारगेट्स। ये जो टारगेट जो मैं बता रहा था G20 के अंदर जो फैसला लिया था उसको कम करने के लिए, तो उसे कम करने के लिए सरकार की मंशा होनी चाहिए ना, पैसा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, फिर वहाँ एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए। हम जो विंड मिल्स है वो कहाँ लगा सकते हैं? जहाँ हवा होगी वही तो लगाएंगे, यहाँ नहीं लगा सकते हम, क्योंकि यहाँ हवा की गति बहुत कम रहती है, चलेगी नहीं वो। लेकिन साउथ के अंदर लग सकती है, साउथ के अंदर गति अच्छी रहती है उसके अंदर। यहाँ क्या है, यहाँ 9 महीने 10 महीने आपका सूरज रहता है, अच्छा रहता है, बस आप 1 महीना लगा लो, अदरवाइज सूरज की रोशनी पूरी रहती है। यहाँ आप सोलर लगा सकते हो, इस तरह का हो सकता है। पहाड़ी इलाके के अंदर आप झरने वरने बहुत ज़्यादा है तो वहाँ हाइड्रो लगा सकते हो। उन सारी चीज़ों के होता है। तो बिल्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी and greater use of biofuels and green hydrogen can be prompted by business। अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई जो कार्बन उत्सर्जन होगा इसका इफेक्ट तो वहाँ भी आएगा, कहीं भी होगा, वो तो झेलना तो आपको सब जगह पड़ेगा। आप हमें पैसा दो, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन बेस्ड लगा देंगे। हमारी सारी कैसी हो जाएंगी, बसेस वगैरह सारा हाइड्रोजन बेस्ड हो जाएगी। तो उसके लिए आप ग्रांट दो तो आपका भी फ़ायदा है। आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, आप उनको रिड्यूस करने में बहुत ताकत लगेगी, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। लेकिन चूंकि हम उस लाइफस्टाइल के आदी नहीं है तो हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। हम डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, उस चीज़ की बात हो रही है। इंडस्ट्री शुड बी कॉन्शियस अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी ऑप्शंस एंड स्ट्राइव टू इनकलकेट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन देयर यूजुअल ऑपरेशंस अक्रॉस द बोर्ड। ये ठीक है, क्लियर हो गया? तो इन सारी चीज़ों को देख के हमें काम करना है। तो इसके अंदर लास्ट के अंदर इसके अंदर एक लाइन आ रही है, यहाँ आप देखो लास्ट में वो क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर अबव ऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड बाय बिजनेसेस। ठीक है, and this include large global corporates and small and medium enterprises. It is responsibility of private industries to go beyond established best practice in compliance with regulatory system and continually drive ethical operations. Ethical operations कौन से हैं? This will facilitate building trust between different stakeholders including
द कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस। इनके अंदर जो ट्रस्ट बनेगा, आज ट्रस्ट ही तो बना है यूपी के अंदर, उस ट्रस्ट के बदौलत इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई। कहीं भी कोई बड़ी घटना हो जाती है, हरियाणा के अंदर मारुति के अंदर आगजनी की घटना हुई, मारुति प्लांट के अंदर, उन्होंने तुरंत अगले प्लांट यहाँ से रोक दिए और कहाँ कर दिए, गुजरात में डाल दिए। गुजरात बड़ा पीसफुल है, बिजनेसमैन है, उनको पता है कि यहाँ क्या क्या हो सकता है, 1 मिनट में गुजरात में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। होंडा ने अपने प्लांट्स यहाँ से निकाले, गुजरात में शिफ्ट कर दिए। नैनो ने पहला प्लांट कहाँ लगाया था, वेस्ट बंगाल में लगाया था, और बंगाल के अंदर जब ये सारा एजिटेशन शुरू हुआ तो गुजरात ने तुरंत अपॉर्चुनिटी को कैश किया, आ जाओ भाई हम आपके लिए प्रोवाइड करा के देंगे, और 8 से 10 दिन के अंदर एक्वायर भी कर दी और पोजीशन भी दे दिया, लो जी करो काम। तो ये सारी चीज़ें किसकी, गवर्नमेंट की मंशा होनी चाहिए, तभी हो पाएगी। फिर कह रहा है ट्रस्ट इज टुडे व्यूड एज इंट्रेंसिक टू ग्रोथ, प्रोग्रेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये ट्रस्ट जो है जिसकी बात कर रहे हैं, ये ट्रस्ट कब आएगा, ये ट्रस्ट उन सारे फैक्टर से आएगा जो हमने बात की है। स्टेबल गवर्नमेंट से आएगा, कम पॉल्यूशन से आएगा, जागरूक नागरिक होंगे जो डेवलपमेंट के सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन सारी चीज़ों में। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट वुड बी वर्किंग थ्रू B20 Business 20 Global Institute that was envisaged during Indian B20 leadership and is now taking off। अब वो चीज़ें आगे बढ़ रही है। विद द पार्टिसिपेशन ऑफ सक्सेसिव G20 presidency countries, the institute will maintain alignment in policy suggestions, undertake action agenda, facilitate business competitiveness in the above areas and monitor outcomes। As the B20 recommendations are present in the G20 group, business of the world must take a key role in ensuring that our common global aspiration are catalyzed to fruition। उनका फल मिलना चाहिए अब, जो हमने यहाँ की थी। अब किस में, अफ्रीका में होने वाला है, तो यही सारे इशू मजबूती से उठेंगे तो हम सारा हो जाएंगे। इन्होंने वादा किया था, इसके अंदर आर्टिकल के अंदर शायद आया चाहे नहीं आया, वैसे मैं बता रहा हूँ, इन्होंने वादा किया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। अब उस चीज़ पे प्रेशर बनाया जाएगा इसमें कि आपने जो वादा किया था ग्रांट देने का, आपने जो वादा किया था सस्ते रेट पे लोन देने का, मदद देने का, वो आप नहीं दे पा रहे। तो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर एक प्रेशर बनाने की बात है, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल हो गए। इसके अलावा आगे आ जाओ, ऑन क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग नेशन, उसी को, सॉरी मैं इस आर्टिकल को भी ले गया उसमें। चलो ये भी डिस्कस हो गया। ये जो फाइनेंस की बात हो रही थी ना, वहाँ जो बात हो रही थी वो दोनों मिला के इसके अंदर है, वो जो मैं बात कर रहा था। हाँ ये रहा ना, इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर आ रही हो सारी चीज़ें, मैं वहाँ ढूंढ रहा था, ये रहा। यहाँ देखो, डेवलप्ड कंट्रीज अकाउंट फॉर 57% ऑफ क्यूमुलेटिव ग्लोबल इमिशन सिंस 1850, जब से 57, एंड स्मॉलर पॉपुलेशन देन डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो फेस कंपिटिटिंग डेवलपमेंट नीड्स, ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये भी लगभग ऑलमोस्ट डिस्कस हो गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए कह रहे हैं, ये क्लाइमेट फाइनेंस के लिए ये कह रहे हैं, उन एजेंसीज़ को आगे आना होगा। और इन्होंने 2009 के अंदर, यहाँ देखो इसी आर्टिकल के अंदर, 2009 के अंदर इन्होंने क्या वादा किया था, 2009 के अंदर जब सबमिट हुआ था तो उसके अंदर इन्होंने किया था, डेवलप्ड कंट्रीज कमिट टू प्रोवाइडिंग $100 बिलियन अ ईयर इन क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2020। 100 मिलियन देने की बात कर रहे थे ये हर साल। लेटर ऑल्सो मेड एप्लीकेबल थ्रू 2025। अ न्यू मोबिलाइजेशन टारगेट फॉर द पोस्ट 2025 पीरियड इज ऑन एजेंडा। ये उस चीज़ का एजेंडे की बात कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी इसके अंदर। ये लोन, टिपिकली लोन, ये देखो यहाँ इसी के अंदर आ रहा है, ये लोन टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट द लार्ज शेयर 69.4 इन 2022 फॉलोड बाय ग्रांट्स। जो 28% ग्रांट्स है ना, ये पैसा वापस नहीं देना होता ये। हाउएवर डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑब्जर्वर सच एज ऑक्सफैम हैव नोटेड सेवरल शॉर्टकमिंग्स। इनके अंदर जो पैसा नहीं दिया जा रहा, ग्रांट्स की है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है उसके अंदर सारी। तो ये आप पढ़ लेना ये सारा, ठीक है। कितना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे कितना कितना खर्च हो रहा है, हाई आ गया ना, हाउ मच इंडिया
हु नीड्स क्लाइमेट फाइनेंस, किन को जरूरत है, तो ये सारा ऑलरेडी पिछले आर्टिकल में डिस्कस हो गया है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद ये भी एक अच्छा सा दे रखा है, व्हाट डज द न्यू लेडी जस्टिस स्टैट्यू सिग्निफाई। तो इसमें अभी क्या हुआ है कि पहले जो था, पहले वो था उसमें वेस्टर्न ड्रेस डाली हुई थी, हाथ में तराजू था, दूसरे हाथ में तलवार थी और आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। अब जो इनॉग्रेट हुआ है उसके अंदर क्या है, एक हाथ में संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आंखों की पट्टी हट गई है और एक हाथ में तराजू है। तो ये इन सारी चेंजेस को लेके है। तो ये क्यों है, पहले ये एक डार्क फेज आया था 14th सेंचुरी के अंदर, जिसके अंदर न्याय की धज्जियां उड़ रही थी तो पट्टी बांध दी गई थी। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। हाँ ये तो बहुत पुरानी है, ये दे रखा है ना इसमें, व्हाट इज द बैकग्राउंड, ये आप देखो, इट इज बिलीव्ड दैट, ये यहाँ देखो, ये इट इज बिलीव्ड दैट द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न डे लेडी जस्टिस इज जस्टिशिया, ये द गॉडेस ऑफ जस्टिस इन रोमन माइथोलॉजी, इतनी पुरानी है ये कह रहे हैं लेडी जस्टिस इज डिपिक्टेड with the blindfold scales and the sword. The blindfold was added during the Renaissance period. इसमें probably there was a stare on corrupt state of legal system with judicial institutions turning a blind eye. उस समय था। तो अब क्या कर दिया, उसकी पट्टी हटा दी है, क्योंकि अब देश कैसे चल रहा है यहाँ इंडिया, अब कॉलोनियल सिस्टम थोड़ी है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट सारा काम कर रहा है। तो ये तो उसके अंदर एक और बात कह दी, द अर्जेंट एक्शन आर नीडेड। तो ये कह रहे हैं, यहाँ एक इशू इन्होंने उठाया है, ये जो इशू है ये किस चीज़ का है, पेंडेंसी ऑफ केसेस का। इसके अंदर दो तीन चीज़ें आती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जस्टिस जब टाइम पे नहीं मिला तो उसका क्या फ़ायदा है, उसका है पेंडेंसी जो केस है वो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम के अंदर, जुडिशियल सिस्टम के अंदर हमारे विश्वास को कम करती है। तो ये यहाँ दो चीज़ों को लेकर है, एक तो ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को हमारे जो वैकेंसीज, पेंडिंग वैकेंसीज है उनको करना पड़ेगा, और जो बैकलॉग है करीब 5 करोड़ केसेस का, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको ख़त्म करने के लिए क्या है, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं जिनके अंदर भी वैकेंसीज हैं उनको इमीडिएट फिल करना पड़ेगा, लोअर कोर्ट है उनकी वैकेंसीज बढ़ानी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो है उसको पूरा करना पड़ेगा। ये सारा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव कर देंगे। ये किस बात पे कही थी, इस बात पे कही थी, एक पिटीशन डली थी, उसने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि आप लोअर कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को इनको ऑर्डर करो कि 3 साल के अंदर अंदर सारी पेंडेंसी को खत्म करें। लेकिन 3 साल के अंदर पेंडेंसी खत्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि न्याय करना है, ऐसा नहीं है कि बेकार टालनी है। उस न्याय के लिए प्रॉपर एविडेंस भी आने चाहिए, प्रॉपर सुना भी जाए। जहाँ इस तरह का होता है फिर वहाँ बहुत सारा अन्याय भी हो जाता है जल्दी के चक्कर में, कहते हैं ना जल्दबाजी का काम शैतान का। तो किसी भी केस को अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक प्रॉपर टाइम तो रिक्वायर होता है, उसको आप टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते। बहुत सारी केसेस को कोशिश की जा सकती है, उस कोशिश के अंदर हर एक का भूमिका अहम हो जाती है। उसमें चाहे वकील की भूमिका हो, उसमें चाहे जुडिशरी की भूमिका हो, उसमें चाहे आम लोगों की हो। बहुत सारे परेशान करने की नीयत से झूठे केसेस भी डलते हैं। 2002 के अंदर एक इम्प्रूवमेंट हुआ था, उसके अंदर एफिडेविट लगाना शुरू कर दिया था, उसके अंदर कोर्ट फीस लगानी शुरू कर दी थी। जैसे मैंने एक केस डाल दिया एक्स के ऊपर कि इसने मेरे से 2 करोड़ रुपया उधार लिया था, अब ये वापस नहीं दे रहा। अब मैंने तो झूठा केस बना के डाल दिया, लेकिन उस बेचारे की तो आफत आ गई, उसको वकील करना पड़ा, सारी चीज़ करनी पड़ी, और मैं यहीं हूँ, यहाँ वो बेचारा वापस आएगा। तो कोर्ट ने क्या किया, अमेंडमेंट करके उसमें कहा कि 2 करोड़ का तू मांगता है ना, इसके 2 करोड़ की इतने % फीस जमा करा पहले, तो उससे कम हो गया। फिर एक एफिडेविट सबमिट कराने लगे, उससे फिर कम हो गया। तो यूँ करके केसेस कम हो गए। तो आम जनता भी बेमतलब की लिटिगेशंस को कम करे, ये एक हैबिट बने उनके अंदर। इस चीज़ को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिएशंस, इनका रोल बढ़े, जितने भी मीडिएशंस हैं
उनके अंदर आर्बिट्रेशन है, इनका रोल बढ़े। इनका रोल बढ़ेगा तो वहाँ तक आएंगे ही नहीं, ठीक है। और वकीलों को इस तरह की ट्रेनिंग एलएलबी के अंदर पढ़ाया जाए कि जितनी जल्दी निपटारा हो सके उतना बेनिफिट है, सबको बेनिफिट है। सरकार इस तरह की अवेयरनेस फैलाए और अनवांटेड लिटिगेशन है वो ना हो, गैर जरूरी लिटिगेशन ना हो, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों में यदि वो करेंगे बेहतर तो लिटिगेशन भी कम होगी और सारा कुछ। आजकल जितने बिजनेस जो कम्युनिटी है वो इस चीज़ की कोशिश करती है कि लिटिगेशन के चक्कर में पड़े ही ना, आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लेती है, उसके जरिए फैसले, बहुत कम केसेस वहाँ तक जाते हैं। लेकिन ये होते कहाँ हैं, ये जहाँ इलीगल चीज़ें होती हैं वहाँ होती है। जैसे मान लो एक आदमी ने अनऑथराइज कॉलोनी काट दी, उसने तो अपने पैसों के लिए काट दी, लेकिन वहाँ क्योंकि वो क्या है, वो शेयर की बात हो गई वहाँ, उसके ऊपर ये कॉलोनी काट दी इसने और इसके अंदर इसने क्या है, ये रोड बना दिए, लेकिन ये क्या है, ये शेयर है इसके अंदर सबका, तो उसने अपना शेयर बेच दिया। अब वो डिफाइन ही नहीं है, वो लिख ही नहीं सकता कि रास्ता और ये सारी चीज़ें, क्योंकि अनऑथराइज है, उसने अपना शेयर कर दिया। और जनरली क्या होता है, बेचने वाला इस रास्ते को भी बेच देता है बाद में। यहाँ रजिस्ट्रार क्या देखेगा, रजिस्ट्रार देखेगा भाई इस उसके अंदर इतनी ज़मीन थी, उस टोटल करता रहेगा कि ये रजिस्ट्री सही हो रही है, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब एक्चुअल के अंदर रास्ते की ज़मीन बिक चुकी है, अब यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ये मेरा प्लॉट था, ये मेरा प्लॉट था, आधों को प्लॉट मिला है, आधों को नहीं मिला है। अब वो घूमे जाए, वो बेचने वाला बेच के निकल गया, एक तरफ हो गया। तो ये जो इस तरह की जो लिटिगेशन है, इसको भी कैसे रोका जा सकता है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाए तो, ये लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट हो जाए तो इस तरह की चीज़ें, अवेयरनेस बढ़ जाए तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ठीक है।